हेलो एवरीवन। मैं हूं अवतार कृष्ण शर्मा और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। यह है टॉपिक पिछले दो टॉपिक्स के कंटिन्यूएशन में ही है और यह है बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए समान रूप से उपयोगी है। पीछे के दो टॉपिक्स में हमने ये जाना कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोतों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। हमने शुरुआत पुरातात्विक स्रोतों के रूप में की थी और पुरातात्विक स्रोतों को जैसे कि हम अनेक उप विभागों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए अभिलेख, सिक्के, स्मारक और पुरावशेष। अभिलेखों और सिक्कों का अध्ययन हम पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे स्मारक और पुरावशेषों का। स्मारकों की जहाँ तक बात है, इनके अंतर्गत हम भवन, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर आदि ऐसे निर्माणों को ले सकते हैं जो प्राचीन भारत में बनाए गए। भवन के अंतर्गत हम बाकी के स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध धर्म से संबंधित निर्माण है और इसी प्रकार मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित निर्माण है। भवन ऐसे निर्माण कार्यों को हम मानते हैं जो किसी धर्म विशेष से या ऊपर जो उल्लेख किया गया उसमें शामिल नहीं है। भवनों की अगर हम बात करें तो हड़प्पा काल से ही हमें भवन निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। हड़प्पा से हमें विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, गोद या डॉकयार्ड मिला है और इन भवनों के अलावा हमें महलों के रूप में अनेक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। महलों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कुम्भरहार वर्तमान पटना से मौर्यकालीन भव्य राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार के अवशेष हमें स्मारक के रूप में प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक निर्माण कार्य करवाए गए जिन्हें हम स्तूप, चैत्य एवं विहार तीन अलग विभागों में बांटते हैं। विहार की चर्चा सबसे पहले हम करें तो विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के आवास थे और चूंकि इनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे तो बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक लोग, विद्यार्थी भी वहाँ आते रहते थे और इस प्रकार ये विहार एक प्रकार से बौद्ध शिक्षा के केंद्र बन गए थे। प्रारंभिक जो विहार थे वो मुख्य रूप से गुफाओं के रूप में बनाए गए, जिसे हम रॉक कट आर्ट के रूप में जानते हैं। कुछ भवन मौर्यकालीन विहार लकड़ी के भी बनाए गए, परंतु चूंकि वो अब उपलब्ध नहीं है तो ये विहार एक प्रकार से अब मुख्य रूप से गुफाओं में बनाए गए थे। उल्लेखनीय विहारों की हम बात करें तो कार्ले, कन्हेरी और भाजा तीनों महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पर विहार स्थित थे, महत्वपूर्ण विहार स्थित थे। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी विहार थे। ह्वेनसांग ने अपनी जीवनी सीयूकी में लिखा है कि वह भारत भ्रमण के अपने दौरे में राजस्थान आया था तो वहाँ पे बैराट से भी उसे बैराट में भी उसे विहार मिले थे और उसने कहा कि बैराट में 8 विहार थे। तो ये विहार मोटे रूप में शिक्षा के केंद्र थे और चूंकि शिक्षा के केंद्र होने के कारण यहाँ पे विद्यार्थी भी रहते थे तो इन विहारों में विद्यार्थियों के रहने के आवास भी बनाए गए, जिसे हम छात्रावास कह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम हर्ष के काल में ले सकते हैं। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने के लिए एक छात्रावास बनाया था जिसे ताम्र विहार कहते हैं। इसी प्रकार चैत्य वह निर्माण थे जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा का कार्य होता था। इन्हें हम बौद्ध मंदिर कह सकते हैं। तो चूंकि जहाँ पर विहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे तो वो पूजा करते थे, इसलिए बिहार में सामान्यतः चैत्य भी मिलते हैं। स्तूप एक अर्धगोलाकार आकृति थी जो सामान्य रूप से महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वानों के अवशेषों को रखने के लिए बनाए गए थे। हम कह सकते हैं कि किसी न किसी स्तूप में
किसी न किसी बौद्ध धर्म से संबंधित महान व्यक्तित्व के अवशेष निश्चित रूप से होंगे। इन स्तूपों की हम महत्वपूर्ण स्तूपों की बात करें तो हम सांची का स्तूप, बरहुत का स्तूप और बोध गया के स्तूप हैं। तो ये स्तूप हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, जिसके आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार स्मारकों में मंदिर भी हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम मंदिरों के अभी तक के ज्ञात उदाहरण हमें गुप्त काल से मिलने शुरू होते हैं और उसके बाद में आगे आने वाले समूह में मंदिर, अनेक प्रकार के मंदिर हमें मिलते हैं, जिसमें कुछ सामान्य गुप्त काल में कुछ सामान्य मंदिरों से लेकर आगे जाकर चोल काल में विस्तृत और प्रभावशाली मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम गुप्तकालीन जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर का एग्जाम्पल है वह देवगढ़, झांसी जिला उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर है। और इसी प्रकार चोल काल के एक मंदिर को हम दूसरे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। यह है तंजौर का वृद्धीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। तो ये इन मंदिरों से हमें तत्कालीन इतिहास के विविध पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती। पुरातात्विक स्रोतों के एक अन्य उपविभाग के रूप में हम पुरावशेष भी ले सकते हैं। पुरावशेषों में वे समस्त अवशेष शामिल हैं जो पुरातात्विक उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम उदाहरण के लिए मृदभांड, आभूषण, उपकरण या अन्य अवशेषों के रूप में मान सकते हैं। मृदभांड मिट्टी के बर्तन थे जो बड़ी मात्रा में मिले हैं और ये अपने बनावट और तकनीक के आधार पर अनेक प्रकारों में विभाजित किए जा सकते हैं। जैसे गहरे रंग के मृदभांड जिन्हें ओसीपी कहा जाता है, ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी, काले व लाल रंग के मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर के रूप में इन्हें माना जाता है। चित्रित दूसरे मृदभांड, प्रिंटेड ग्रे वेयर्स, और उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये मृदभांड अपने, जैसे मैंने बताया, बनावट और उसके हिसाब से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और ये अलग अलग प्रकार के मृदभांड अलग अलग समय और अलग अलग कालखंड के बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हमें उत्खनन से अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। मोटे रूप में पाषाण कालीन जितने भी जानकारी के हमारे स्रोत हैं वो पाषाण ये उपकरण ही हैं। इसके अलावा हड़प्पा काल में भी उत्खनन से हमें बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में गणेश्वर नामक एक स्थान है, वहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में वो लोग मछली एक भोजन के रूप में मछली का प्रयोग करते थे और मछली पकड़ने की विधा उनको ज्ञात थी। इसी प्रकार आभूषण भी हमें हड़प्पा काल के उत्खनन से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और ये आभूषण बनावट या धातु के रूप, अनेक प्रकार की धातुओं के बने हुए मिलते हैं। जैसे हड़प्पा में हमें सोने के भी आभूषण मिलते हैं, चांदी के भी आभूषण मिलते हैं। इसके अलावा कुछ भूंगले पत्थरों के भी आभूषण हमें मिलते हैं। इन आभूषणों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उनके आभूषण प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें बहुत सारे सील्स मिली हैं अवशेषों के रूप में, इनसे भी हमें पता चलता है। उत्खनन से प्राप्त बहुत सारे जो अवशेष हैं, उन अवशेषों से हमें तत्कालीन अन्य जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे अतरंजी खेड़ा से हमें जो उत्खनन से लोहे के बारे में पता चला है, तो वो भी हमारे इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। स्मारकों और पुरावशेषों की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के बाद
हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन स्मारकों और पुरावशेषों से इतिहास के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। इसे हम अनेक उपविभागों में बांट सकते हैं। मोटे तौर पर हमने स्थापत्य कला, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यापार वाणिज्य, सांस्कृतिक प्रसार, विज्ञान और तकनीकी विकास की जानकारी के रूप में हमने सब टॉपिक्स में विभाजित इसे किया है। स्थापत्य की जानकारी हमें इन स्मारकों और पुरावशेषों से किस प्रकार से मिलती है। अगर हम इन स्मारकों की प्राचीनतम स्मारकों से आगे लगातार विकास को देखें तो हमें तत्कालीन स्थापत्य के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकतर जो स्मारक हैं उनमें जिस तकनीक का प्रयोग हुआ है उस तकनीक का प्रयोग बाद में हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। स्थापत्य में किन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, निर्माण सामग्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त स्नानागार में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार कुम्भलहार पटना से प्राप्त मौर्य कालीन महलों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि वो उस तत्कालीन समय में मौर्य महल लकड़ी के बने होते थे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे लकड़ी का स्थान पत्थर और अन्य वस्तुओं ने ले लिया था। तो हम इस प्रकार स्थापत्य के लगातार विकास को हम इन स्मारकों और पुरावशेषों से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इन स्मारकों और पुरावशेषों से तत्कालीन समय की कला के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति हमें उस समय की मूर्ति कला के बारे में पता चला जानकारी प्रदान करती है। इसी प्रकार गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों में अनेक मूर्तियों का स्थापित की गई, तत्कालीन उस मूर्ति कला के बारे में पता चलता है। मौर्यकालीन मूर्ति कला के बारे में जानकारी मिलती है। स्तंभ निर्माण कला के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जैसे हमने बताया कि हड़प्पा में नृत्य करती हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली, तो हमें पता चलता है कि उस ज़माने में नृत्य कला की जानकारी उन लोगों को थी। और हम इन प्राचीनतम अवशेषों का हम अगली शताब्दियों की प्राप्त अवशेषों से तुलना करके एक कला के विकास की झांकी हम देख सकते हैं। धार्मिक स्थिति की जानकारी भी हमें इन स्मारकों और पुरावशेषों से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए शुंग और सातवाहन काल में अनेक बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप, विहार और चैत्यों का निर्माण किया गया। हम जानते हैं कि अशोक ने माना जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि उस काल में बौद्ध धर्म की स्थिति बड़ी अच्छी थी। आगे जाकर हमें गुप्त काल में अनेक मंदिर मिलते हैं जो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म की स्थिति अच्छी थी। तो मोटे तौर पे हम इन स्मारकों का अध्ययन करके तत्कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इन स्मारकों और पुरावशेषों से हमें उस ज़माने की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि निर्माण कार्य सामान्यतः तभी संभव हो सकते हैं जब किसी राजा शासक विशेष की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और उसके शासनकाल में शांति रहती है। इसी कारण हमें गुप्त काल में बड़ी मात्रा में निर्माण कार्य दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि गुप्तों के ज़माने में गुप्तों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। और उसके बाद हम अगर चोलों का एग्जाम्पल दें तो चोलों के ज़माने में भी बड़ी मात्रा में बड़े बड़े भवन और मंदिर बनाए गए। तो उससे हम कह सकते हैं कि चोलों की आर्थिक स्थिति भी बड़ी अच्छी थी। इन स्मारकों भवनों से, पुरावशेषों से हमें व्यापार वाणिज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के जो तकनीक का प्रयोग किया गया है,
एक स्थान के प्रयुक्त अवशेष या वस्तुएं हमें यहाँ पे मिली हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अर्कमेडू से हमें रोमन सामग्री मिली है, तो हम कह सकते हैं कि रोम के साथ उनका वाणिज्य व्यापारिक संबंध रहा होगा। इसी प्रकार सांस्कृतिक प्रसार की जानकारी भी हमें इन स्मारकों से मिलती है। हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि भारतीय धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित अनेक स्मारक हमें भारत से बाहर भी मिले हैं। जैसे जावा का बोरोबुदुर स्तूप एवं कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर बहुत ही उस उल्लेखनीय उदाहरण हैं सांस्कृतिक प्रसार के। इसके साथ साथ हमें इन स्मारकों और पुरावशेषों से तत्कालीन विज्ञान एवं तकनीक के विकास की जानकारी भी प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि प्रारंभिक मानव पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, और पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी निरंतर परिष्कृत होता रहा है। पहले के पाषाण उपकरण बड़े और भारी होते थे, बाद में मानव ने उन्हें और छोटा लघु पाषाण उपकरणों का निर्माण किया जो ज़्यादा शार्प होते थे। उसके बाद में धीरे धीरे मानव ने धातु बनाना सीखा, धातु का ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। हड़प्पा काल में हम जानते हैं कि तांबे का बड़ी मात्रा में प्रयोग हड़प्पा वासियों ने किया, और तांबे के नरम होने के कारण, मुलायम होने के कारण बहुत सारी समस्याएं उनको आती थी, तो उसे कठोर करने के प्रयास उन्होंने किए, और धीरे धीरे तांबे की मिश्र धातु जिसे हम कांसा कहते हैं, कांसा का प्रयोग करना भी उन लोगों ने सीख लिया था। तो ये हमें तत्कालीन विज्ञान और तकनीक के विकास के बारे में जानकारी देते हैं। एक कालखंड के दूसरे कालखंड की तुलना करके हम तत्कालीन विज्ञान और विकास की एक परंपरा को हम देख सकते हैं। इस प्रकार इन स्मारकों एवं पुरावशेषों से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगला एक नए टॉपिक लेकर हम आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।